अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आप सबको खुशामदीद। उर्दू नसर की तारीख में अगर रंगीनी, इबारत अराई, लफ्जी सनाई और लखनवी तहजीब की जलद तलाश की जाए तो एक नाम पूरी आब व ताब के साथ सामने आता है और वो नाम है मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर। सुरूर उर्दू की मुरस्सा, मुसज्जा और मुकफ़ा नसर के वो अजीम अदीब है जिन्होंने अपने शोहरा फाक तसनीफ फसाना अजायब के जरिए उर्दू नसर को एक नया हंग, नई दिलकशी और नई शान अता की। उनकी नस्ल में महज किस्से गोए नहीं बल्कि पूरा लखनऊ बोलता, चलता और जीता जागता महसूस होता है। आज की इस वीडियो में हम मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर की ज़िंदगी, उनके अदबी सफ़र और उनकी अहम तसनीफ़ खसूसन फसाना अजायब का तफसीली मुताला करेंगे। तो चले शुरू करते हैं। इनकी पैदाइश के बारे में मुस्तनद मालूमात नहीं मिलती, लेकिन इम्कान यही जाहिर किया जाता है कि 1785 या 86 के आसपास इनकी पैदाइश हुई। इनके वालिद का नाम मिर्ज़ा असगर अली बेग था। सुरूर बुनियादी तौर पर लखनऊ के रहने वाले थे और उन्हें अपने शहर से बेहद मोहब्बत थी। अगरचे बास तस्करा निगारों ने इनका ताल्लुक कंपूर से भी जोड़ा, लेकिन इन्होंने खुद अपना वतन जो है वो लखनऊ को करार दिया। सुरूर एक खुशहाल और मुतमव्विल खानदान से ताल्लुक रखते थे। तालीम और तरबियत आला माहौल में हुई। इनकी तालीम का एक बड़ा हिस्सा दिल्ली में गुजरा, जहाँ इन्होंने अरबी, फारसी और उस दौर के दीगर मुरव्वज उलूम जो थे उसमें महारत हासिल की। शायरी में इन्होंने मीर सौस के शागिर्द मिर्ज़ा नवाजिश हुसैन खान अल-मरूफ मिर्ज़ा जानी से इस्लाह ली, मगर इनकी असल पहचान जो है वो शायरी नहीं बल्कि नसर निगारी बनी। सुरूर की ज़िंदगी में एक अहम मोड़ 1824 में आया, जब वली औद गाज़ी-उद-दीन हैदर किसी वजह से इनसे नाराज़ हुए। इस हवाले से कत्ल के एक मुकदमे का जिक्र मिलता है। उन्हें इस वजह से लखनऊ से जलावतन कर दिया गया। सुरूर लखनऊ छोड़कर कंपूर चले गए। वहाँ वतन की याद ने इन्हें बेचैन रखा। इसी दौरान उनके एक मेहरबान दोस्त हकीम असद अली ने उन्हें कुछ लिखने की तरगीब दी। चुनांचे सुरूर ने दिल बहलाने के लिए और अपने वतन की याद में फसाना अजायब लिखना शुरू किया। कुछ अरसे बाद लखनऊ में नसीरुद्दीन हैदर की तख्त नशीन हुई। नसीरुद्दीन हैदर ने इनको माफ़ किया और वापस लखनऊ बुलवा लिया। इसके बाद दरबार तक इनकी रसाई हुई। जब वाजिद अली शाह तख्त नशीन हुए तो उन्होंने भी दरबार तक इनकी रसाई को कबूल किया। 50 रुपये माहाना वजीफ़ा इनका मुकर्रर किया। लेकिन जब 1856 में अंग्रेज़ों ने औध पर कब्जा किया और वाजिद अली शाह की हुकूमत ख़त्म की तो फिर ये भी माली मुश्किलात का शिकार हुए। इनका वजीफ़ा बंद हुआ, बेरोज़गार हुए और 1857 की बगावत के बाद इन्होंने लखनऊ हमेशा के लिए छोड़ दिया। फिर तलाश मुआश में ये मुख्तलिफ रियासतों से वाबस्ता रहे। आखिरी उम्र में ये आंखों के मर्ज में मुब्तला रहे। इलाज के लिए कलकत्ता भी गए, लेकिन इफाका नहीं हुआ। इनकी 1869 में वफात हुई। सुरूर की अदबी खसूसियात अगर देखें तो इनकी जो इबारत है वो मुरस्सा, मुसज्जा और मुकफ़ा इबारत है। रंगीन और पुरतकल्लफ ज़बान इन्होंने इस्तेमाल की है। सना और बदा, तशबीहात और इस्तरात का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इनके उसलूब में मिलता है। इसके अलावा लखनवी तहजीब की अक्कासी भी इनके यहाँ मौजूद है और यही उनकी तसनीफ़ की ख़ास खूबी है, खासतौर पर फसाना अजायब की। इनकी तसनीफ़ देखें तो सबसे अहम और पहली तसनीफ़ फसाना अजायब, ये तसनीफ़ 1824 या 25 में लिखी। जैसा कि पहले भी वाज़ेह हो चुका है कि जब ये लखनऊ से जलावतन हुए और कंपूर चले गए तो वहाँ किसी मेहरबान दोस्त के कहने पर इन्होंने फसाना अजायब लिखना शुरू किया। ये इश्क़ और तिलस्माती दास्तान है। इसका उसलूब जो है नहायत मुरस्सा, मुसज्जा और मुकफ़ा है। रंगीन और पुरतकल्लफ ज़बान इसमें इस्तेमाल हुई है और मुहावरात और तशबीहात का कसरत से इस्तेमाल इसमें मिलता है। फसाना अजायब की कहानी अगर देखें तो दस्तान का मरकज़ी किरदार शहजादा जॉन आलिम है, जो हुस्न, जहानत और बहादुरी का पेकर है। एक दिन वो एक सौदागर से एक दाना तोता खरीद लेता है। ये तोता आम परिंदों जैसा नहीं बल्कि ये बोलने वाला तोता होता है। जब शहजादा इसे दुनिया की सबसे हसीन औरत के बारे में पूछता है तो तोता मुल्क ज़रनिगार की शहजादी अंजुम आरा का जिक्र करता है। उसकी खूबसूरती का बयान सुनकर शहजादा बिन दे के उस पर आशिक हो जाता है। फिर वो अंजुमन आरा की तलाश में निकलता है। रास्ते में उसे अजीब व गरीब महमात, जादुई रुकावटों का सामना करना पड़ता है। इसी सफ़र में मेहर अफरोज नामी और हसीना भी शहजादे से मोहब्बत करने लगती है। बलाहिर शहजादा ज़रनिगार पहुँच जाता है और अंजुमन आरा से उसकी मुलाकात होती है। वहीं पर इनकी शादी हो जाती है। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब एक वजीर साजिश करता है और वो जादू के जरिए शहजादे की रूह को एक हिरन के जिस्म में मुंतकिल कर देता है और खुद शहजादे का रूप धार लेता है। मगर वफादार तोता, मेहर अफरोज और दूसरी किरदार जो है वो सच्चाई जाहिर करने में मदद करते हैं। आखिरकार जादू खत्म हो जाता है। वजीर की साजिश जो है वो नाकाम हो जाती है और शहजादा जान आलम अपनी असल शक्ल में वापस आ जाता है। यूं ये दास्तान जो है वो खुशगवार अंजाम तक पहुंच जाती है। तो ये थी दास्तान फसाना अजायब और उसकी कहानी। अदबी लिहाज से इसकी अहमियत इस हवाले से बहुत ज़्यादा है कि इसमें लखनऊ तहजीब की अक्कासी मिलती है। लिबास, बाजार, महफिल, अदाब और ज़बान सब लखनऊ तहजीब का आइनादार हैं और ये पहली बार 1843 में शाया हुई।
ادبی تاریخ میں فسانہ عجائب کو باغ و بہار کی ضد کہا جاتا ہے۔ میر امن سادہ اور عام فہم زبان کے حامی تھے، جبکہ سرور رنگینی، صنعت گری اور عبارت آرائی کو نثر کا حسن سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سرور نے فسانہ عجائب کے دیباچے میں میر امن اور باغ و بہار پر طنز بھی کیا ہے۔ سرور کی دیگر تصانیف کو اگر دیکھیں تو سرور سلطانی تصنیف 1847 یا 1848، یہ تصنیف جو ہے یہ شاہنامہ فردوسی کے فارسی خلاصے تاریخ دلکشائے شمشیر خانی، جس کے مصنف جو ہے توکل بیگ حسینی تھے، یہ اس کا اردو ترجمہ ہے۔ یعنی شاہنامہ فردوسی کا فارسی خلاصہ لکھا توکل بیگ نے تاریخ دلکشائے شمشیر خانی کے نام سے، پھر اسی تصنیف کو سامنے رکھ کر واجد علی شاہ کی فرمائش پر انہوں نے سرور سلطانی کے نام سے اس کا اردو ترجمہ کیا۔ پھر شگوفہ محبت، اس کا ماحول جو ہے وہ مہر چند کتری کی داستان نوآئین ہندی ہے، جو کہ قصہ ملک محمد و گیتی افروز پر مشتمل ہے۔ یہ قصہ مہر چند نے 1788 یا 89 میں لکھا تھا۔ پھر اسی قصے کو اپنے انداز میں شگوفہ محبت کے نام سے سرور نے 1856 میں اس کو دوبارہ لکھا۔ پھر شبستان سرور، یہ عربی تصنیف الف لیلا کا اردو ترجمہ ہے۔ یہ منشی شیو نارائن کی فرمائش پر لکھی گئی، 1863 یا 62 میں اس کو مکمل کیا، اور سرور کی وفات کے بعد 1857 یا 56 میں پہلی بار یہ شائع ہوئے۔ پھر گلزار سرور، یہ مولا محمد رضی تبریز کی فارسی کتاب حدائق العشاق کا آزاد اردو ترجمہ ہے۔ مولا وجہی کی جو صبرس ہیں وہ فتحی نشاپوری کی تصنیف دستور العشاق کے نثری حصے قصہ حسن و دل سے محوس ہے، جبکہ یہ قصہ جو ہے گلزار سرور یہ حدائق العشاق نامی جو فارسی تصنیف ہے جس کے مصنف مولا محمد رضی تبریزی ہے، یہ اس سے اردو زبان میں منتقل کی گئی ہے۔ پھر فسانہ عبرت، یہ تبعزات تصنیف ہے، یعنی مصنف نے اسے کسی دوسری کتاب سے منتقل نہیں کیا اردو میں بلکہ خود سے لکھا۔ یہ نصیر الدین حیدر کی تخت نشینی سے لے کر واجد علی شاہ کی معزولی تک کے لکھنؤ کے حالات اور واقعات جو تھے وہ اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ پھر شرار عشق، یہ تصنیف 1851 میں مکمل ہوئی۔ والیہ بھوپال نواب سکندر بیگم کی فرمائش پر یہ تصنیف انہوں نے لکھی۔ یہ قصہ بھی ایک عشقیہ قصہ ہے، لیکن اس میں کردار جو ہے وہ انسانی نہیں بلکہ دو سارس کے جوڑے کی عشق داستان کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اس میں انسانی جذبات کو علامتی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ پھر نثر نثار، یہ دو مختصر تحریروں پر مشتمل ہے۔ پہلی تحریر میں والی بنارس پرشاد نارائن کی تزک و سواری کا بیان ہے، جبکہ دوسری تحریر جو ہے وہ ملکہ وکٹوریہ کے ولی عہد پرنس آف ویلز کی شادی کے موقع پر پیش کرنے کے لیے لکھی گئی۔ پھر آخر میں انشاء سرور، یہ خطوط، عرضداشتوں اور سرکاری رکات کا مجموعہ ہے۔ تو یہ تھا آج کے ہمارے مصنف رجب علی بیگ سرور اور ان کی تصنیف، اردو کی مرصع اور مسجع نثر کے سب سے بڑے نمائندہ جنہوں نے دستاری نثر کو عروج بخشا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اس تاریخی سلسلے سے جڑنے کے لیے چینل کو جوائن کریں۔ اللہ حافظ۔